हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज हम इग्नू का कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग करेंगे। गाइस, इस बुक में टोटल 3 ब्लॉक्स हैं आपके पास में। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा आप और 185 BEGS 185 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है। वहाँ पे आपको इसके सारे चैप्टर्स यूनिट्स मिल जाएंगी जो मैं उसमें अपलोड करते हुए जाऊँगी। आज हम इसकी यूनिट 1 करेंगे, लैंग्वेज लर्नर। इसका लास्ट पार्ट मैं आज आपको करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं 1.5.1 से। ये जो टॉपिक है ना, ये बीच में स्किप हो गया था, मतलब मैंने ये रिकॉर्ड नहीं करा था, मैं भूल गई थी कि मैंने नहीं किया है और मुझे लगा मैंने कर दिया है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट के 2 टॉपिक्स बच गए हैं वो आज इसी में मैं आपको इंक्लूड करवा दूंगी। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, सो प्लीज़ अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और यही मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स को प्रिपेयर करिए, लेकिन ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपके पास में अभी देखिए टाइम बहुत कम है, तो उसको जितना आप लर्निंग में और रीडिंग में लगा सकते हैं उतना करिए। जितना अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट अगर आपको लिख के ही चीज़ें याद होती हैं तो आप लिख भी सकते हैं। इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंग मोर इन कॉग्निटिव डोमेन। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ों को याद रखते हैं, समझते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन सबसे रिलेटेड ये पॉइंट है। पहले चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं, उससे बाद में आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? डू चिल्ड्रंस विद स्कैलेस्टिक एबिलिटी इंटेलिजेंस डू वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स? तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इंटेलिजेंस क्या होता है और जो स्कैलेस्टिक एबिलिटी होती है, जब तो स्कूल टाइम पे जो एबिलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है या जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से क्या सारे बच्चे से सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पाते हैं या सब में अच्छा कर पाते हैं? तो इसका आंसर वैसे तो आपको आइडिया है, लेकिन फिर भी हम बुक की लैंग्वेज का एक बार पढ़ेंगे। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 19 और 20 पर, पेज नंबर 9 और 10 पर। 20 लिख दिया मैंने ना, ये गलत। 9 और 10 पे मिलेगा आपको इसका आंसर। यहाँ पे नहीं, मैंने ठीक लिखा है, 9 पेज नंबर पे है और 20 जो पीछे चेक योर प्रोग्रेस आपको गिवन है, तो वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है। पहले हम पेज नंबर 9 देखते हैं। ये रहा जर्नल स्कैलेस्टिक एबिलिटी। One of the very commonly used word when teachers and parents talk about children in school is bright। मतलब कि जो ब्राइट वर्ड है ना, जैसे कि बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो इससे टीचर और पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ों पे बच्चे के वर्क करना है, कौन सा पॉइंट वीक है, क्या बच्चे की वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो इन चीज़ों की आपस में पेरेंट्स से बातचीत होती रहती है। पेरेंट्स समटाइम्स कंपेयर वन चाइल्ड विद अदर ब्रदर सिस्टर। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये सबके साथ होती है। मतलब आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लीजिए, कुछ भी जिसको कहते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, जो कंपैरिजन है ना आपके पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, आपके और कलीग्स के साथ में या और लोगों के साथ में, वो कभी बंद नहीं होने वाला। लिटरली बोल रही हूँ, कभी भी बंद नहीं होगा। मतलब आप कहीं के भी टॉपर बन जाइए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पे बता रखा है जो पेरेंट्स है ना, वो कभी कभार अपने बच्चों को क्लास के बाकी किसी बच्चे से या अपने ब्रदर सिस्टर कजिन रिलेटिव्स वगैरह से कंपेयर करते हैं। टीचर्स ऑल्सो नो हु द ब्राइट वन इज़ देयर इन देयर क्लास। और टीचर्स को भी ये बात पता होती है कि उनकी क्लास में कौन ज़्यादा बेटर है, कौन पढ़ने में कितना ज़्यादा अच्छा है। द टर्म इज़ एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर व्हाट इज़ टॉट इन वेरियस सब्जेक्ट। यहाँ पे जो वर्ड ब्राइट है ना, इसका मतलब ये है, मतलब ये तो है कि फ्यूचर चमकदार होगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्राइट वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि जो टीचर ने कोई बात बोली, टॉपिक, सब्जेक्ट, उसको कोई कितने अच्छे से समझ पा रहा है, उसको कितने अच्छे से रिमेंबर, याद किया जा रहा है। जो भी वेरियस सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स या जो चीज़ें पढ़ाई गई उसको कितना इफेक्टिवली लर्न किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब के बेसिस पे जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो बच्चे को इस कैटेगरी में डालते हैं। It is unfortunately often used carelessly as well as see later in these sections. The basic of term is notions of intelligence which is well known but not well understood। अब यहाँ पे जो एक वर्ड है ना, इंटेलिजेंस, देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तभी वो इंटेलिजेंट, और ये भी बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि कोई एकदम, मतलब कि किसी के मार्क्स ही नहीं आए तो उनमें इंटेलिजेंस लेवल ही नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने बुक पढ़ी और एक चैप्टर पढ़ा और उसमें आपको कितना याद था। इंटेलिजेंस का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं। कोई आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसको आप किस टाइम पे टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से टैकल करें। क्योंकि कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी ना सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो लूज़र से लूज़र होते हैं ना, वो लाइफ को एकदम चेंज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है ना, इसलिए इसको अगर ठीक से लोग समझे तो उनको समझ में आया कि एक्चुअल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि 100 में से 99 वाला ही इंटेलिजेंट है। कई बार 100 में से 40 वाला भी इंटेलिजेंट होता है, उनका भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, बट हर सिचुएशन में सब लोग अलग अलग होते हैं। तो कंपैरिजन कहीं से भी कहीं तक किसी का नहीं करना चाहिए।
चाहे कोई किसी फील्ड में अच्छा हो, कोई किसी डिपार्टमेंट में अच्छा हो, लेकिन सब में अपनी एक क्वालिटी होती है। It is true that some individuals consistently perform better in school tests and are good at solving puzzles and riddles and adept at memory-based games. They do not relatively well on mental ability tests which have items on reasoning, pattern recognition, problem solving. तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई जो है ना कॉन्सिस्टेंटली मतलब अपने टेस्ट में एग्जाम परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रीजनिंग बेसिस पे या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट होता है वो भी उस इंसान का काफ़ी अच्छा हो। ये सिंपल सी बात है कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मैथ्स का टॉपर हो तो उसके साइंस में भी हर बार बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो उसका जो सोशल साइंस है वो बहुत ही बेकार हो, ऐसा भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। तो यहाँ पे जो मेंटल क्वालिटी और एबिलिटी होती है ना वो भी ऐसे टेस्ट में मेजर करी जानी चाहिए, जिसको स्कैलेस्टिक एप्टीट्यूड बोला जाता है। एप्टीट्यूड, सॉरी, देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसा बोला मैंने इसको। तो जो मेंटल क्वालिटी और एबिलिटी होती है बाकी जो टेस्ट को मेजर करते हैं, चाहे रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, बाकी जो एकेडमिक्स हो, तो इसे कहते हैं स्कैलेस्टिक एप्टीट्यूड। सिंस दिस सीम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू वेल इन देयर स्टडीज़ विच आर रिलेटेड टू स्कूल सब्जेक्ट्स। तो यही आपको यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं। अब एक बार पेज नंबर 20 पे और थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये रहा पेज नंबर 20। क्वेश्चन क्या था वैसे? चेक योर प्रोग्रेस 2 था ना, सॉरी चेक योर प्रोग्रेस 3 था। क्वेश्चन ये रहा, इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स जिनका हाई लेवल होता है स्कैलेस्टिक एबिलिटी का, वो अपनी क्लास एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। और इसके अलावा जो ये कहीं पे कंपलसरी नहीं है कि जो भी उनका ओपन एंड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डायलॉग राइटिंग है, कुछ ड्रामाज होते हैं स्कूल में, डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी वो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव हो ही हो, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी थी। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, चेक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन 8 मिनट ही रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एप्टीट्यूड्स रिसर्च फॉर क्लासरूम टीचर्स। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। इसके लिए आप ये वाले पेज को भी प्रेफर कर सकते हैं कि जैसे लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है लैंग्वेज सीखने का। लैंग्वेज में वोकैबुलरी के साथ साथ जो एक्सेंट होता है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो लर्निंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है। हम मतलब नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एक स्टूडेंट जो होता है वो एवरेज लाइफ में होता है, सीखने वाली उस टाइम में होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों को सीख पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन इस बात का कि जो इम्प्लीकेशंस होता है एप्टीट्यूड रिसर्च का, एप्टीट्यूड का मतलब जैसे प्रैक्टिकल बेसिस पे जो रिसर्चेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी बात यहाँ पे करी गई है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा हम पेज नंबर 20 पे भी इसको थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट दैट एप्टीट्यूड इज अ फैक्टर इन इजी लर्निंग एट स्कूल। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो एप्टीट्यूड फैक्टर है, मतलब रीजनिंग हो गई या फिर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उनसे बच्चे को ज़्यादा ही जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। बस इससे ये फ़ायदा होता है कि एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी कैची होती है और उनको करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। Aptitude is not a relevant or helpful idea for teachers at the school level। तो ये कोई ज़्यादा रेलेवेंट आइडिया भी नहीं है। अब इसके बाद में गाइज इस यूनिट में जो लास्ट का पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। देखिए, ये मैंने आपको चेक योर प्रोग्रेस 4 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है? यहाँ पे आपको टोटल ना 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस दे रखे हैं और उसके बाद में 2 और ऐड हुए। इन टोटल आपके पास में टोटल 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस है जिसकी बात यहाँ पे की गई है। थोड़ा इसको ना पॉज करके फिर रीड कर लीजिएगा। ये जो इटैलिक में वर्ड्स है ना, ये आपके पास में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जैसे कि लॉजिक और जो मैथमेटिकल, मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे हो सकती है। बॉडीली काइनेस्टिक्स का मतलब होता है आपका जो नेचर होता है, जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई बार आप इशारे में आप कोई बातों को एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं वो होता है बॉडीली काइनेस्टिक्स। उसके अलावा म्यूज़िक तो आपको सबको पता ही होगा कि म्यूज़िक बहुत बड़ा हीलिंग का काम करता है। इसके अलावा स्पेशल हो गया इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये चीज़ें यहाँ पे थी टोटल 7। इसके बाद में 8th नंबर पे न्यूरलिस्टिक ऐड हुई और उसके बाद में 9th नंबर पे एग्जिस्टेंशियल ऐड हुई।
तो ये टोटल आपके पास में 9 है। अब 1 बाय 1 एक एक को मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, गार्डनर सेज दैट हैविंग अ फील फॉर वर्ड्स, इमेजेस, राइम, स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन, मल्टीपल मीनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या चीज़ की बात करी गई है, कोई किसी तरीके का एक्सप्रेशन है, राइमिंग है, और जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं या जो एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं उनको रिकग्नाइज करना, उनको पहचानना, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंस है। इसके बाद में जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, बेसिक लाइफ से एग्जांपल देती हूँ। होता क्या है कि जो सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं ना उनको आप इंटेलिजेंट माने, और जो रैपिंग करते हैं, रैपर्स होते हैं जैसे बादशाह हैं जो रैपिंग करते हैं, क्या अब वो इंटेलिजेंट नहीं होते? तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि राइमिंग करना या फिर जो एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं ये भी क्या है, एक तरीके की इंटेलिजेंस की फॉर्म होती है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। सिमिलरली द पावरफुल सेंस ऑफ वन ओन बॉडी ऑन बॉडीज इज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। मतलब कि अगर कोई सामने खतरा है, किसी टाइप का डेंजर है, उस टाइम पे आपकी बॉडी कैसे एक्शन ले रही है, आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंस शो करता है। इसके बाद में सिमिलरली द पावरफुल, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना, स्ट्रेस होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी काफ़ी शांत रह के और डिसीजन ले पाते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंस है। द बेसिक कैपेसिटी विच अलाउ सम पर्सनस टू बिकेम गुड पेंटर्स, स्कल्पचर्स। इसके अलावा जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जो बेसिक क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप कोई अच्छा पेंटर हैं, स्कल्पटर, ज़रूरी नहीं हर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो, कोई लोग पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, कोई सोशल साइट्स पे बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं, जैसे मीम्स बनते हैं, ये चीज़ें होती हैं, या फिर जो जोक्स वगैरह आते हैं ना, आपने देखा होगा कि किसी तरीके की चीज़ों को आगे लोगों में ऑब्जर्व करना, कोई पिक्चर है, कोई सिचुएशन है, उसको कैप्चर करना और बहुत अच्छे तरीके से लोगों में प्रेजेंट करना, तो ये चीज़ें क्या है, ये भी एक तरीके का इंटेलिजेंस होता है जिसमें विजुअल चीज़ें होती हैं। इट इज़ ईजी टू सी व्हाट द नेम्स म्यूजिकल एंड इंट्रापर्सनल पॉइंट। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, दैट अलाउज पीपल इवन चिल्ड्रंस टू बी हैप्पी इन देमसेल्व्स। मतलब कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो लोग खुद में खुश रहते हैं, आप में कोई कमी है आपने उसको एक्सेप्ट करके सुधारने का चेंज किया, आप में कोई स्ट्रेंथ है तो उसको आपने और ज़्यादा शार्पन करके आगे लाइफ में कुछ बढ़े। इसके अलावा आपके पास में आसपास में कोई भी नहीं है लेकिन आप खुद में भी खुश हैं, तो वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट आता है, सम पर्सन सीम टू हैव अ फील फॉर मैनी थिंग्स इन नेचुरल वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स, वाटर एंड मिनरल्स। मतलब कि जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट देखते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को बचाना है। तो कुछ लोगों में ना ऐसे नेचर को लेके काफ़ी कंसर्न्स होते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ सेंसिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नेचर से रिलेट होती है। पॉल्यूशन बहुत फैला है तो उस पर उन्होंने किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंस है। इसके बाद में लास्ट आता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या चीज़ होती है, जो सेंसिटिविटी होती है या कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को टैकल करने की, जो सेम चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। पावरफुल सेंस होती है ना बॉडी की, कि कोई पैनिक सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन आप एक फाइटर है तो उस चीज़ से आप लड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं। इसके अलावा जो फियर ऑफ डेथ होता है, तो इस वजह से आप कुछ करें ही ना, तो ये भी चीज़ें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही सब कुछ पॉइंट इसमें बता रखे हैं। Could also be some special aptitude, which means that knowledge and skill can develop a level of excellence. Children in school classroom will have different profiles of strength and interest. जो स्कूल और क्लासरूम्स होते हैं, अकेडमिक्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं उन सबका डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है। IQ लेवल अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है। किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को साइंस बहुत ही बेकार लगती है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ होती है। वी नीड एज ए टीचर्स टू बी अवेयर ऑफ दिस डाइवर्सिटी। तो एज अ टीचर उनको इस डाइवर्सिटी को, बच्चे के टैलेंट को पहचानना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए कि फ्यूचर में इसमें वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सके। क्योंकि देखिए जो आज का जो सेक्टर है ना, उसमें आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड को बुरा नहीं बना सकते। आप देखिए स्पोर्ट्स में लोग इतना अच्छा करें, गोल्ड मेडल आ रहे हैं हमारे भारत के लिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के नाम पर जो साइबर हैकिंग होती है, IT सेक्टर होता है, उसमें देखिए कितना लोग आगे बढ़ गए हैं। पेंटर्स को देखिए, हर चीज़ में, हर फील्ड में एक तो पैसा भी बहुत है, प्लस अगर आप में टैलेंट है और आप उन चीज़ को और ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको गाइस यहाँ पे बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो चेक योर प्रोग्रेस का, इसमें आपसे यही कुछ जो स्टाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे दे रखे हैं, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टिल अगर आप इसमें पॉइंट्स चाहते हैं तो पेज नंबर 20-21 पे कुछ चेक योर प्रोग्रेस के आपको ना की पॉइंट्स दे रखे होते हैं, आप वहाँ से आंसर को रिलेट करके लिख सकते हैं।
इसके बाद में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी। इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे कि अभी तक ना हमने बात कर ली, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, तो इसमें यही चीज़ आपको बता रखी है जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ भी चीज़ को लर्निंग कैपेसिटी होती हैं, तो ये सब चीज़ें ना किसी का सेक्स है, मतलब जेंडर क्या है, एज क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ क्या है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा और फैक्टर्स जो हैं वो है मेन इंटरेस्ट, कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। द सर्वे हैज़ बीन ब्रीफ एंड हैज़ कवर्ड ओनली सम ऑफ मैनी पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो लोगों में डिफरेंसेस आते हैं उसके कुछ आपको यहाँ पे डायमेंशंस दे रखे हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि क्लास ऑफ 35 और इवन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 10 हैज अ चिल्ड्रन हुज यूनिक पर्सनैलिटी विल लीड टू द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग। चाहे वो क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स की, 35 स्टूडेंट्स की, या फिर सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप हो 10 या 5 बच्चों का, उन सब में भी जो आपको पर्सनैलिटीज़ हैं और जो लर्निंग कैपेसिटीज़ है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आपको मिलेगी। दिस डाइवर्सिटी कैन बी सीन एज अ रिसोर्स नाउ and we need to try and adapt the standard curriculum to suit individuals' need। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें जितना हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सपोज कोई क्लास का बहुत वीक बच्चा है तो उसको जितना आप बूस्ट कर सकते हैं, जितना एक टीचर, एक फ्रेंड सर्कल हेल्प कर सकता है, उतना उनको करना चाहिए। दिस इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ आवर कोर्स बट न्यू अप्रोच टू द करिकुलम हैज़ ऑल्सो हैज़ अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। मतलब जो अभी जो करिकुलम है, मतलब कि अभी क्या होता है हमारे पास ना, पहले क्या था, सिर्फ आपको बुक पढ़नी है और स्कोर करना है, लेकिन अभी आपके पास में बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है। इवन लैंग्वेज में भी आपके पास में इतनी सारी चॉइसेस आती है, अब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मतलब ऐसा तो है कि पढ़ना तो है लेकिन फिर भी बहुत सारी चॉइसेस के साथ में आप पढ़ सकते हैं, तो ये एक तरीके का सपोर्ट होता है। अब जैसे इग्नू के एग्जाम्पल लेते हैं, इग्नू एग्जाम्स का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए आपके पास में ना 10 क्वेश्चन आते हैं, अब उन 10 में से आपको ना 6 या 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास में चॉइस है। अगर 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो मतलब आपको क्या मिल रही है, चॉइस मिल रही है। चॉइस मिलने से, ऑप्शन आने से ना आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत स्मूथनेस आ जाती है। तो अब ये देख सकते हैं कि आपको उनमें से कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। अब देखिए, इनकी उन बच्चों की बात मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिनको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन में देख के लगे कि करना ही नहीं है, बात वो नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आपके एग्जाम से तो आपको पढ़ना तो चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में चॉइसेस आने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। दिस इज़ अ प्रिंसिपल दैट द चाइल्ड रिलेट आइडियाज कमिंग एज अ इनपुट्स इन लेसन टू हर और हिज लाइफ आउटसाइड द स्कूल एंड दस बिकम एन एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ द न्यू नॉलेज। मतलब बुक्स के अलावा भी जो आसपास का सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, उससे भी आपके पास में ऐसे आइडियाज, एक्टिव क्रिएटर्स और जो नॉलेज होती है, ये सब आपको देखने को मिलती है। दिस नॉलेज विल बी पर्सनल एंड देयर फॉर डिफरेंट चिल्ड्रंस। इन अदर वर्ड्स, वी डू नॉट हैव टू ट्राई टू मेक एवरी चाइल्ड इन अ क्लास लर्न एग्जैक्टली द सेम थिंग। मतलब कि किसी बच्चे को ऐसे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि अगर एक बच्चे ने किसी चैप्टर को 2 घंटे में लर्न किया है या समझा है तो बाकी की पूरी क्लास भी 2 आवर्स में उसको कंप्लीट करे। सबका अपना अपना टाइम होता है, सबके पास में अपने अपने तरीके होते हैं करने के लिए, तो हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करके और टीचर्स को उसी चीज़ को आगे मोटिवेट करना चाहिए। एग्जैक्टली द सेम थिंग इन द सेम मैनर एट द सेम रेट विच वॉज अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेडिशनल कैरिकुलम। तो जो ये ट्रेडिशनल कैरिकुलम है, इसका मेन फीचर तो यही है कि कोई भी काम सेम थिंग, सेम मैनर में और सेम रेट पे, मतलब सेम आउटपुट मिले, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। In tradition, classroom the given syllabus was covered following the required or recommended method। मतलब कि जो स्कूल में जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें मेथड, उस टाइम पीरियड में जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको कवर करना पड़ता है। लेकिन बच्चों का सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ को स्कूल में समझ नहीं आता, फिर वो ट्यूशन्स को प्रेफर करते हैं, और जिनको टीचर्स से समझ में नहीं आता वो अपने अकॉर्डिंग सेल्फ भी पढ़ने का ट्राई करते हैं। इंडिविजुअल टीचर्स ट्राई टू गिव सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट सम स्पेशल हेल्प। मतलब कि जो बच्चा क्लास में वीक है उसमें टीचर्स को ट्राई करना चाहिए कि उनको कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हेल्प मिले, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई का टाइम उनको दिया जाए। दोज हु कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स फेल एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द सिस्टम एंड वर फॉरगेटन। मतलब किन्हीं को कुछ चीज़ें जल्दी भूलने की बीमारी होती है, कुछ ज़्यादा अच्छे से डिफिकल्ट चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है कि उनको किसी और ईजी से ईजी वे में इस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए। पहले क्या होता था, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए या उसको कंटिन्यू नहीं किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स थे, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन फिर
जब हमारे पास आया राइट टू एजुकेशन, जो हर किसी के पास में है, तो आप सबको पढ़ने का पूरा हक बनता है, राइट टू एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, टिल 6th 7th 8th क्लास तक तो आपको पढ़ाई मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद में आपकी मर्जी, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो 8th क्लास तक ना आप फेल हो सकते हैं, ना ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं, आपके स्कूल वाले आपको बाहर नहीं फेंकेंगे, तो इस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं कि जैसे फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स हो गई, जिसमें टीचर्स का कुछ इस तरीके से सजेशन देना स्टूडेंट्स दे सकते हैं, उनको क्वेश्चंस को पूछने की पूरी फ्रीडम होती है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, और क्वेश्चंस अगर गलत भी पुट कर दिए तो भी एक टीम की तरह उनको वर्क करवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक्टिविटीज़ है, टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यही सब चीज़ें पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। वीडियो को पॉज करना और उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन किसका आंसर था। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल करिकुलम एंड द प्रेजेंट डे करिकुलम, व्हाट इज लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो जो ट्रेडिशनल करिकुलम था वो आपको बता दिया मैंने कि पहले इतना चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता था, जो चीज़ पढ़ा दी समझा दी वो बात खत्म हो गई। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट डे करिकुलम है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जो कि लैंग्वेज को, स्टडीज़ को, पढ़ाई को, जो अकेडमिक्स है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताता है। व्हाट इज़ लर्नर ऑटोनॉमी, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दे रखी है। देखिए ये है लर्नर डिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, तो यहाँ से आप इस पॉइंट को कर सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा मैं आपको पेज नंबर 21 पे भी समझा देती हूँ। पेज नंबर 21 है, ये रहा। यहाँ से देखिए, चेक योर प्रोग्रेस, लास्ट चेक योर प्रोग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ करिकुलम वाज अ स्टैंडर्ड करिकुलम विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से उन्होंने इस करिकुलम को बनाया था। जो न्यू अप्रोच है इसके अंदर चाइल्ड को भी इन्वॉल्व किया गया है। सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होना है, इसमें ये भी चीज़ इंक्लूड है कि सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, उसे भी वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। द चाइल्ड दस बिकम एन एक्टिव को क्रिएटर ऑफ न्यू नॉलेज इन ट्रेडिशनल करिकुलम। द गिवन सिलेबस इज कवर्ड बाय द फॉलोइंग रेकमेंड मेथड टू बाय द यूज बाय द टीचर। मतलब कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम था ना उसमें सिर्फ इतना था कि सिलेबस कंप्लीट करवाने पर टीचर का ध्यान होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह आ गई जिससे बच्चा भी कुछ नई चीज़ें सीखे, तो इसको इसमें कंक्लूड किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, लर्नर ऑटोनॉमी रेफर्स टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू गेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स। जो लर्नर ऑटोनॉमी है ना वो क्या चीज़ को रेफर करती है, किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की एबिलिटी टू सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स। मतलब कि मानिए आपको 1 पेज लर्न करना है, 2 पेज लर्न करने हैं, तो ये क्या है, आपने एक गोल लेना है, आपने अपने ना छोटे छोटे गोल सेट करने हैं, उसको आप अचीव करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप बड़े बड़े गोल्स को लेने का ट्राई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ना नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या कहीं पे आप काम करते हैं, तो कभी भी ना अपने आप को बड़े बड़े टारगेट्स मत दीजिए। कभी भी ना बड़ा टाइम टेबल मत बनाइए कि 1 महीने का एक साथ टाइम टेबल बना दिया। ऑनेस्टली बोलियो, मेरा भी खुद का कभी भी 1 मंथ का टाइम टेबल कभी ज़िंदगी में फॉलो नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई भी करके देखा, डेडिकेट होकर भी देखा, लेकिन फिर भी जो इतने बड़े टाइम टेबल होते हैं ना वो फॉलो नहीं होते हैं। आप सिंपल एक चीज़ करा कीजिए, डेली बेसिस के ना टारगेट्स लिखा कीजिए, डेली बेसिस के टू डू लिस्ट बनाइए, जिसमें टू डू लिस्ट में आप ये लिखिए कि आज के पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपको ये चीज़ें निपटानी है। बाई चांस वैसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है, उसमें जो चीज़ें वो आपको करनी ही करनी है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो नेक्स्ट डे में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपको ये चीज़ का मेक श्योर करना होता है। Now come to the topic. Autonomous learners are dependent upon teachers to create and maintain learning environment that support the development of learner autonomy. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। आंसर वैसे बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू मेक योर स्टूडेंट्स मोर इंडिपेंडेंट इन एक्वायरिंग द सेकेंड लैंग्वेज। तो अब अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोर इंडिपेंडेंट बना सकते हैं जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको लेने के लिए। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब यही है कि हमारे जो कोर्स है हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हमारे पास और लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं सो दैट द स्टूडेंट्स कैन यूज़ इट फॉर अ सोशल कम्युनिकेशंस आउटसाइड द क्लासरूम्स एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़। और इनकरेज कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग यूजिंग ICT। मतलब कि जो कई बार होता है कि आपके पास में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है उस कोर्स के लिए, तो आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं ऑनलाइन सेटिंग वगैरह के लिए। ICT का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता सकता है ICT क्या होती है? ये आपको मुझे कमेंट करना है। वैसे तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। अब गाइज इसके बाद में ये यूनिट 1 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें 6 चेक योर प्रोग्रेस थे जो मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट 2 से करेंगे, द अनरीच्ड लर्नर से। थैंक यू सो मच।